नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला विद विकास सर। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साइंस वन का वेरी फर्स्ट टॉपिक है। उसका 6th पार्ट, इसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उससे बाद में जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। है आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। दैट इज व्हाट, जो हमारे लिए सर दर्द बना हुआ है कुछ समय से क्या कई सालों से बोल सकते हैं, बट रिसेंटली इस देश ने, इस कंट्री ने हमारे देश को काफी नुकसान पहुंचाया। दैट इज नन अदर देन चाइना। तो सीरियसली, इज इट इजी टू बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट? क्या ये हमारे लिए इजी होगा चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करना? सी, एज एन इंडियन, एज एन हिंदुस्तानी, आपके और हमारे दिल में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं यार एक बार तो जरूर ये ख्याल आया होगा कि यार मुझे मौका मिल जाएगा तो सीरियसली मैं बॉर्डर पे जाकर फाड़ दूं लोगों को, मतलब सीरियसली मैं मेरे देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसा तो विचार आपके और हमारे मन में जरूर आया होगा कभी ना कभी। बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आप और मैं शायद आज बॉर्डर पे नहीं है। लेकिन आई एम वेरी प्राउड दैट मेरे पढ़ाए हुए, हमारे स्कूल के पढ़ाए बहुत सारे बच्चे आज से एनडीए का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। काफी बच्चे हैं हमारे स्कूल के, मतलब हमारे अंडर पढ़े हुए, जो आज एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें बहुत पैशन है अपने देश के लिए और वो देश के लिए लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम हमारे देश की रक्षा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पे रह के ही करें? हम उसको यहां से मदद नहीं कर सकते? क्या हम हमारे देश की रक्षा घर बैठ के नहीं कर सकते? अब आपको भी ये चीज अच्छी तरह से पता है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया आज हमारे देश में, सब कुछ डिजिटल है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम ये चीज हमारे घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। सेना है जो बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा कर रही है, बट हम एज ए इंडियन, हर एक इंडिविजुअल अगर चाहे तो अपने देश की सुरक्षा घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले चीज जो हमें करनी है ना, हमें हमारे दुश्मनों की मदद करना छोड़ना। व्हाट वी आर डूइंग करेंटली, यार हम क्या कर रहे हैं? हम चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम चाइनीज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और हम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। हम मतलब चाइना को पैसे दे रहे कि तुम लड़ो और हमारे देश का नुकसान करो। व्हाट इज दिस? मतलब लॉजिक ही नहीं है इसमें जरा सा। मैंने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़ा था कि अगर हमारे नुक्कड़ पे किसी दुकान वाले से कोई अनबन हो जाती है ना, तो हम जिंदगी भर उस दुकान से कभी कोई सामान नहीं खरीदते। तो फिर चाइना, यार चाइना ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। सीरियसली देखिए, अगर अगर हम सब सच्चे हिंदुस्तानी है ना, तो ये चीज हमें करना ही है, एनी हाउ करना है। आप सोचिए ना, ये सोच के भी हम डर जाते हैं कि विदाउट चाइनीज प्रोडक्ट क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? क्या विदाउट चाइनीज ऐप हम हमारे डे टू डे लाइफ में इजीली सस्टेन कर सकते हैं? ये सोच के भी डर लगता है। एंड दिस इज द ओनली प्रूफ कि चाइना हमारे घर तक घुस गया, हमारे इंडिया के नस में घुस गया चाइना। तो अगर आज हमने कुछ नहीं किया ना, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। गेटिंग? ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज किया और उसकी कितनी दुर्दशा हुई वो हम सब जानते हैं। कितना लॉस इंडिया को उठाना पड़ा, कितने लोगों ने अपने जान दिए उसके लिए। तो अगर हम सब इतने पढ़े लिखे होकर, इतने डिजिटलाइज होने का तो हम ढिंडोरा पीटते कि हम बहुत डिजिटल हो गए, हम बहुत एडवांस हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली अभी भी दबते जा रहे हैं। I was shocked to know that 80% of toys in the market are of Chinese product. Seriously, मतलब बच्चों के 80% खिलौने चाइनीज है। अगर सोचे कि ये चाइनीज प्रोडक्ट बैन हो गए, अगर ये चाइनीज टॉयज बैन हो गए, तो टॉयज कहाँ बनेंगे? फिर हमारे देश में बनेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनेंगे, छोटे छोटे गांव में बनाए जाएंगे। सोचिए कितना रोजगार बढ़ेगा, कितने लोगों को इससे फायदे होंगे। सी, इट इज नॉट लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं ही नहीं करूँ। हम एक दूसरे को बोल के नहीं, हम खुद से सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते, हम सेना के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो दोनों तो अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं ये सोचना है। सी, आज अगर आप न्यूज चैनल चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि एवरीवेयर लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग, धरना दे रहे, बाइकआउट कर रहे हैं, चीजों को जला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ये चीज समझ रहे कि नहीं, चाइनीज प्रोडक्ट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आप और हम सिर्फ बस देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अभी आप सोचिए, आज आपके घर में अगर कोई भी ऐसा बंदा हो ना कि आपके घर में एक भी चाइनीज प्रोडक्ट, एक भी चाइनीज ऐप ना, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। आई विल फील वेरी प्राउड ऑफ यू, सीरियसली। मतलब मेरे खुद के घर में इतने सारे चाइनीज प्रोडक्ट होंगे, चाहते ना चाहते आ ही गए।
हम लोग क्या है ना, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए सस्ते सस्ते सामान के चक्कर में हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को अपने घर ले आए। बट आई फील वेरी प्राउड कि हमारे स्कूल में भी कि हम लोग ने 2-3 साल पहले से ये चीज बच्चों को बताना शुरू कर देते कि नहीं, कैंडल्स यूज करो, दिया यूज करो, डोंट यूज दैट राइस लाइट एंड ऑल, चाइनीज लाइटिंग एंड ऑल। बट ठीक है, अब पानी सबके ऊपर चले गए। अब हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना है आगे इस चाइना। अगर हम चाइना को फाइनेंशियल तौर पे हरा देना तो सीरियसली चाइना हमको कभी पछाड़ नहीं सकता। हम लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहे चाइना को इन द टर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो हम लोग क्या कर सकते, हम क्या कर सकते, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं, जैसे कि सोम जी ने बताया है ना, उन्होंने ऑलरेडी हमें ये एक आइडिया दिया है कि 1 हफ्ते में हमें सॉफ्टवेयर डिलीट करने, और 1 साल है हमारे पास चाइनीज हार्डवेयर और प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए। सी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन। आई नो बहुत सारे ऐसे ऐप जो सच में काम के भी थे, जैसे स्कैनर एक चाइनीज ऐप था जो एज ए टीचर इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, मेरे लिए एज ए स्टूडेंट्स को बहुत काम आता था कैंसर। लेकिन नहीं, हमने डिलीट कर दिया, हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि कोई भी वो चीज हमारे देश से बड़ी नहीं हो सकती जो हमारे देश को नुकसान पहुंचे। ठीक है ना, कैप चैनल नहीं, कोई बात नहीं, फोटो खींचेंगे, अपलोड करेंगे, थोड़ा बड़ा टेढ़ा ही आएगा, थोड़ा क्वालिटी कम आएगा, लेकिन ठीक है, देश के लिए इतना हम लोग कर ही सकते। तो शेयर इट होगा, शेयर इट नहीं आएगा, ब्लूटूथ से भेज देंगे यार, 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा ही लगेगा, और क्या होगा, लेकिन ब्लूटूथ से भेजेंगे, शेयर की जरूरत हमें नहीं। तो बहुत सारे ऐप पे पबजी, यार पबजी ने तो हमारे बच्चों को पागल बना दिया। पबजी के पहले जिंदगी नहीं थी ना, पबजी के बाद भी हो गया, आज पबजी का कुछ और आएगा। पोकेमॉन गो आया था, कितने बच्चों ने उसके पीछे अपनी जान गंवाई। हमारे डिटेल्स आ रहे थे, लाइव वीडियोस और स्ट्रीमिंग हो रहा था उस गेम की वजह से। कब समझेंगे हम लोग? सीरियसली बच्चों, ये आप लोगों के हाथ में, आप लोगों को अभी से प्रूव करना कि यस वी हैव दैट सेल्फ कंट्रोल। हम लोग में इतना जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल है कि हाँ, हम बिना पबजी के भी रह सकते, वो भी खुशी खुशी रह सकते, दुखी मन से नहीं। विल स्टे हैप्पी विदाउट पबजी आल्सो। टिकटॉक, सी आई एम नॉट मुझे टिकटॉक या पबजी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे प्रॉब्लम है कि वो चाइनीज है। रेडी, अपना कंट्री में टिकटॉक बनाते ना, बनाओ वीडियोस आप लोग, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद टिकटॉक और पबजी और कैम स्कैनर ना। प्रॉब्लम ये है कि यार ये वो कंट्रीज बना रही है यार, उस कंट्री के जो हमको तकलीफ दे रही, बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को मार रही। हाँ, हमने उसका जवाब पत्थर से दिया है, उन्होंने 2 मारा तो हमने 4 मारा यार, लेकिन क्या जरूरत है कि कोई हमारे देश के एक भी सोल्जर को मारे? हम क्यों ऐसे कंट्री को सपोर्ट करें? तो प्लीज 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 इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, करिए, टेक इट एज अ चैलेंज। इसको एज अ चैलेंज लो कि मैं रह सकता हूं। जैसे मेडिटेशन करते हैं हम लोग, मेडिटेशन हम लोग क्यों करते हैं कि हमारे जो होती है ना कि ये चाहिए वो चाहिए, या फिर हमारा मन शांत नहीं होता, तो उसको शांत करने के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं, करेक्ट है? तो बस टेक इट एज अ चैलेंज, चैलेंज ले लो कि मुझे चाइनीज ऐप नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए मोबाइल में। आपके पास चाइनीज मोबाइल है, मेरे पास भी एक मोबाइल था चाइनीज है भी, तो हम लोग अब तक जो हमने ले लिया, क्योंकि इट इज देयर विल बी नो सेंस कि अगर हम उस महंगे डिवाइस को फेंक दें, ठीक है? लेकिन आज से भी जो प्रॉमिस को आज से एक भी चाइनीज प्रोडक्ट हम लोग नहीं करेंगे। डिफिकल्ट है इसलिए बोल रहा हूं करने के लिए, इजी होता तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। और एक मूवी में इसका डायलॉग भी था कि जो चीज लोगों को डिफिकल्ट लगती है ना करने में, वही असली मौका है खुद का टैलेंट दिखाने के लिए। तो इट इज डिफिकल्ट, आई नो इट इज डिफिकल्ट, और ये डिफिकल्ट है, यही प्रूफ है कि चाइना बहुत ज्यादा हमारे देश में घुस चुका है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कुछ सालों बाद तो हम रह ही नहीं पाएंगे विदाउट चाइनीज प्रोडक्ट। गेटिंग? तो प्लीज चाइनीज सॉफ्टवेयर आज के आज इफ पॉसिबल आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल डिलीट करिए, प्लीज डिलीट करिए, और अगर हो सके तो एक भी चाइनीज प्रोडक्ट मत दीजिए। देखिए, ये जो चल रहा है ना, ये जो जोश लोगों में, जो एग्रेशन है चाइना को लेकर, ये चीज पहले भी हुई थी, 2-3 साल पहले भी, उसके पहले भी, लेकिन हम ठंडे पड़ जाते हैं। 2-3-4 के बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, पूरे देश क्या हुआ, क्या जो बहुत जरूरी था यार, एक यंग बंदा सुसाइड कर रहा है, दैट इज क्या हो रहा है हमारे देश में। लेकिन हमें रुकना नहीं है, वी शुड हैव टू फाइट, वी हैव टू फाइट। ये हमारे देश की बात है, और हमारा देश है तो हम, तो प्लीज फाइट फॉर, फाइट करिए, देश के लिए लड़िए। चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना ही है, इसमें आप और हमारे फायदे से। आपको कुछ हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप होंगे, ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा लोगों में खुशी आएगी। स्टार्टिंग इज ऑलवेज टफ, कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो तो वो डिफिकल्ट ही होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप चाइनीज ऐप डेली करने के बाद बहुत खुश हो जाओगे, बहुत मजा आएगा, डिफिकल्टी होगा, लेकिन हम रह सकते हैं।
हम चाइनीज ऐप के बिना भी रह सकते हैं। गेटिंग, सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, चाइनीज ऐप को डिलीट करें, चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करें। हर एक इंसान अपनी तरफ से कोशिश करेगा ना। 130 करोड़ लोग हैं हम लोग, 130 करोड़ से भी ज्यादा है वाट लगा के यूट्यूब चैनल, सीरियसली। सो प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा चाइनीज ऐप को बैन करिए। आप भी अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, अपने रिलेटिव्स को बोलिए, अपने पेरेंट्स को बोलिए, उन्हें भी समझाइए कि ये कितना नुकसानदायक है एंड प्लीज बाय। ओके, तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट के बारे में एंड फ्री फॉल के बारे में। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मास एंड वेट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड भी लगता है और कहीं ना कहीं अलग सा भी लगता है। तो है क्या एक्चुअली? लेकिन आज आप बहुत शॉक होंगे इस चीज को जानकर कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक बहुत साल पहले हो गई और हमें मालूम पड़ा कि ये मिस्टेक था, लेकिन फिर भी हम उसे सुधार नहीं पाए या फिर हमने उसे कंटिन्यू नहीं किया। वो क्या मिस्टेक था उसको हम लोग देखते हैं। आइए, जैसे मास की अगर बात करें तो व्हाट इज मास? मास क्या होता है? मास मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये वाटर बॉटल है, हमेशा मेरे पास एग्जांपल में वाटर बॉटल होता है, या फिर चीज है, सपोज मेरे पास कुछ चीज है, तो इसमें एक्चुअली कितना मैटर प्रेजेंट है, इसके अंदर एक्चुअल में कितना मैटर प्रेजेंट है। मैटर इन द सेंस लाइक सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक्चुअल में वेट, इसका कितना वेट है, इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मास। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। सी, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो चार्जर हो सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके पास, वो पेन हो सकता है, वो की हो सकता है, तो उसका एक्चुअल में मैटर कितना प्रेजेंट है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज मास। इसको ना और डिटेल में जानने के बहुत मजा आने वाला, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। लाइक यहाँ पे अब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सीरियसली, मतलब मास का यूनिट है केजी, लेकिन हम तो वेट को केजी में मेजर करते हैं। मतलब अगर आपको कोई आपका वेट पूछता है तो आप क्या बोलते हैं? माय वेट इज 40 केजी, 45 केजी, 60 केजी। आप ऐसा बोलते हैं? कभी क्लास में आपने ऐसा कभी सुना? आपके टीचर ने आपको पूछा व्हाट इज योर मास बच्चा, और आपने आंसर दिया सर माय मास इज 46 केजी, 50 केजी। ना, यू ऑलवेज टेक वेट एज अ केजी। बट ये चीज आज मुझे आपका क्लियर करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिया है कि ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास को हमें किस में मेजर करना चाहिए? केजी में मेजर करना चाहिए। गेटिंग? मास को हमको केजी में मेजर करना चाहिए, बट हम सब वेट को केजी में मेजर करते हैं। चलो ठीक है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और ठीक है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ स्केलर एंड वेक्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। स्केलर मतलब उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, कहां पर हो, क्या हो, कौन से लोकेशन पे हो, कौन से प्लेस पे हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इट इज ओनली लिमिटेड टू द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। गेटिंग? तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव नहीं होगा। ओके, its value is same everywhere. Now this is very important point, क्योंकि अगर आपको difference between आता है ना, see the best way to learn two topics is to find out the similarities and difference between them. If you are able to find similarities and difference between them, then it would be very easy for you to like learn the concept. Get it? तो इट इज सेम एवरीवेयर, मतलब वो कहीं पे भी चले जाए, तुम चांद पे चले जाओ, वो एक गाना ना, आओ बच्चों आओ तुम्हें चांद पर ले जाए, चले जाओ चांद पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पे प्लॉट किया था, मतलब बंदा कितना टैलेंटेड था। ठीक है, तो आप चांद पे भी अगर चले जाते हो ना तो भी आपका मास सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज आई एम वेइंग 77 केजी, माय मास ऑन द अर्थ इज 77 केजी। मैं चांद पे भी चलेगा ना, वाओ, इट वुड बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, है ना, लाइक सपना पूरा हो गया ऐसा लगेगा। ठीक है, अगर मैं चांद पे भी चलेगा ना तो भी मेरा मास 77 केजी ही होगा, इट विल नॉट चेंज। लेकिन वेट में ऐसा नहीं होता है, वेट में डिफरेंस होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग आगे देखने वाले। चलिए आइए देखते हैं। According to Newton's first law, it is the measure of the inertia of an object. Higher the mass, higher the inertia. Inertia, mass, higher, higher मतलब क्या है?
इनर्शिया मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है। सी राइट नाउ आई एम इन द रेस्ट पोजीशन, मैं रेस्ट पोजीशन में बैठा हूं, इफ आई रिमेन इन रेस्ट, सो दैट इज व्हाट आई एम इन इनर्शिया। गेटिंग? इफ सपोज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वो मोशन में ही रह रहा है, तो वो इनर्शिया। हमने पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो लेकिन ये क्या रिलेशन हुआ कि हायर मास होगा तो हायर इनर्शिया होगा? सीधी सी बात है ना, बहुत सिंपल है। सपोज एक फीदर है, एक पंख है, वो रेस्ट में है, तो उसका वेट, उसका मास बहुत कम है, तो वो रेस्ट में ज्यादा देर रह सकता है क्या? नहीं। एक हल्की सी हवा भी चलेगी तो वो मूव हो जाएगा, मतलब देयर विल बी चेंज इन इनर्शिया। गेटिंग? लेकिन एक बहुत बड़ा पहाड़ है यार, अब बड़ा पहाड़ है तो उसका मास भी ज्यादा होगा, तो वो रेस्ट में है, तो यार कुछ भी कर लो वो तो रेस्ट में ही रहने वाला है। गेटिंग? मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने कॉमेडी ऐसा देखा होगा किसी न किसी कार्टून में या मूवी में, जैसे बर्फीले पहाड़ पे एक स्नो माउंटेन होता है, तो उसमें छोटा सा स्नो बॉल ऐसा आता है, एंड स्लोप पे आते 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 तो बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, तो उसका मास बहुत बढ़ जाता है। अब मास बढ़ गया मतलब इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। कैसे? अभी वो मोशन में, तो उसको कोई रोक सकता है कि इजीली? नहीं रोक सकते ना, बिकॉज उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसका मास बहुत ज्यादा है। गेटिंग? तो ये न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ से समझ में आ गया था, ये कंसेप्ट बहुत इजी था। तो मास क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ऐसा यूनिट क्या है? केजी है, और वो स्केलर है, और उसका वैल्यू कभी भी कहीं भी, लाइक हमने देखा था ना, जी का वैल्यू चेंज होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विथ हाइट इन द डेप्थ। मास का कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, आप चांद पे भी चले जाओगे तो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो मास इज फिक्स्ड एवरीवेयर, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। अब आते हैं वेट के ऊपर। वेट 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 वेट, बहुत बच्चों ने वेट के ऊपर तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में वेट क्या होता है ना, आज देखते हैं लोग। The weight of an object is defined as a force with which the earth attracts the object. Now, what is actual weight? अभी तक हम लोग weight मतलब समझ रहे थे कि इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, but not. It is not exactly like that. Weight मतलब होता है कि कितने फोर्स से अर्थ इसको खींच रहा है. Now, what is that force? ग्रेविटी। यस, मतलब जितने ज्यादा फोर्स से ऑब्जेक्ट को अर्थ पुल करता है अपनी तरफ, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? वेट। कम ऑन, गिव मी अ मिनट प्लीज। सीरियसली ऐसा भी कुछ होता है, मतलब वेट का एक्चुअल मतलब ये है कि कितने फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। सीरियसली, मतलब देख, सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट है? तो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ जी ओवर हियर, सो व्हाट वी आर गेटिंग? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, व्हिच इज नथिंग बट द फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला बन गया, मतलब वेट इज व्हाट? नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कितना होगा, कितने फोर्स से उसको अर्थ अपनी तरफ पुल कर रहा है, दैट्स इट। सीरियसली, मतलब वेट का कोई लेना देना ही नहीं था मैटर से। एग्जैक्टली पूरी तरह से मैटर से लेना देना नहीं था, वो तो फोर्स है। वेट क्या? वो फोर्स है जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। एंड व्हाट? एंड यू नो व्हाट? फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स को किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन जी ने। तो फोर्स का यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। मतलब वेट का भी यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन होना चाहिए। लेकिन हम सब वेट को किस में मेजर करते आ रहे? केजी में मेजर करते रहे। कमाल है ना, मतलब कोई चीज एक आई और पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। बट ठीक है, इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, बट साइंटिफिकली इफ वी आर सेइंग, तो केजी में क्या होना चाहिए था? मास। एंड वेट किस में होना चाहिए था? न्यूटन में। बट ऐसा हुआ नहीं, और न्यूटन में क्यों होना चाहिए था वो अभी हमने देखा फॉर्मूले के थ्रू। तो फॉर्मूला क्या बनता है? द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी रिटन यूजिंग इक्वेशन। तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? फोर्स इज इक्वल टू mg, बट g इज नथिंग बट g is small g is what? Acceleration. Acceleration can be written as what? G capital M upon R square, जो फाइनली कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला बनता है। अभी हमने जस्ट देखा, वेट बीइंग अ फोर्स, इट्स SI यूनिट इज व्हाट? न्यूटन। क्योंकि वेट फोर्स है, एंड फोर्स को डिस्कवर किया था न्यूटन जी ने, तो उसको यूनिट भी क्या होना चाहिए था? न्यूटन। न्यूटन होना क्या चाहिए था? है। वेट का यूनिट न्यूटन है, लेकिन हम सब वेट को केजी में ही कैलकुलेट करते हैं। तो वन
क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कहां पे होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जिसमें डायरेक्शन है वो क्या है? वेक्टर है। अच्छा, एक आज एक एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो घर बैठे बैठे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, अपने भाई बहन के साथ, आपके टीचर्स अगर आपको मिलते तो उनके साथ थोड़ा सा मस्ती कर सकते हैं। मस्ती क्या कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को पूछे कि डैड व्हाट इज योर वेट, तो ही विल आंसर सपोज 80 केजी, 70 केजी, 60 केजी, व्हाटएवर। फिर वो आपको पूछेंगे आपका वेट क्या है, देन यू आंसर समथिंग इन न्यूटन। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। उससे पहले एक पॉइंट और है, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, मतलब जी का वैल्यू सेम नहीं होता है। पढ़ा था ना, जी स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फर्क पड़ता है। आप इक्वेटर पे हो तो अलग होगा, पोल्स पे हो तो डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, हाइट बढ़ते जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। एंड सी वन थिंग बच्चों, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर फोर्स कम होगा तो वेट भी कम होता जाएगा, बिकॉज वेट इज नथिंग बट फोर्स। मतलब अगर आप धरती के ऊपर हो तो योर वेट इज मैक्सिमम, लेकिन जैसे 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 आप ऊपर जा रहे हो योर वेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इसीलिए जब हम चांद पर जाते हैं तो हमारा वेट 1/6 होता है, जितना वेट हमारा अर्थ पे है, अर्थ पे है उससे कम वेट हमारा मून पे होता है, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी कम है। गेटिंग? तो इसलिए हमारा वेट हर जगह सेम नहीं होता। ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि मास विल रिमेन सेम एवरीवेयर। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में अदर प्लैनेट्स पे तो भी आपका मास सेम होगा, लेकिन वेट विल डिफर, वेट में फर्क आएगा। गेटिंग? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो जो मैं आज एक्टिविटी आज आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, वो देखते हैं। क्या आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को वेट पूछे और वो हमेशा की तरह अपना वेट किसमें बताएंगे? केजी में। यस, एंड वहां पर आपको एक ट्रिक करना है। ट्रिक ये करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, सपोज राजीव का वेट है 75 केजी, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली वी यूज वेट फॉर बोथ मास एंड वेट एंड मेजर द वेट्स इन किलोग्राम व्हिच इज द यूनिट ऑफ मास। हम लोग वेट को भी किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में किलोग्राम तो किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज व्हेन वी से दैट राजीव्स वेट इज 75 केजी, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि राजीव का वेट 75 केजी, तो एक्चुअल में हम उसके वेट की बात ही नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं? राजीव के मास के बारे में। तो हमारा, हम भले बोल रहे कि राजीव का वेट 75 केजी, लेकिन हमारे कहने का मतलब क्या होता है कि राजीव का मास 75 केजी। तो फिर उसका वेट कितना हुआ, उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें तो पता है ये फॉर्मूला, वेट इज व्हाट? फोर्स, एंड फोर्स इज व्हाट? mg, जहां पर m का वैल्यू आपके पास है 75 kg into g is what? 9.8 न्यूटन। सो व्हाट यू आर गेटिंग आंसर आपका किस में आने वाला है? न्यूटन में। तो आपको क्या मिला? देखिए 735 न्यूटन। मतलब अगर राजीव है तो राजीव का वेट अगर 75, राजीव का मास अगर 75 केजी है तो उसका वेट क्या हो जाएगा? 75 into 9.8, that will be 735 न्यूटन। तो आपको करना ये है कि आपका जो भी एक्चुअल मास है आपका, लाइक 50 केजी, 60 केजी, 40 केजी, आपको उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। सर ने बोला करना है तो करना है, ऐसा नहीं। क्यों करना है? क्योंकि वेट इज व्हाट? फोर्स, एंड फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका मास सपोज 40 केजी है, तो 40 केजी को 9.8 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट योर वेट एंड दैट टू इन न्यूटन। और वो आंसर आप अपने पेरेंट्स को बताइए। वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे, लेकिन ठीक है, उन्हें अच्छा लगेगा कि आज उनको भी कुछ एक नया मालूम पड़ा। एंड सी, ये कुछ भी नया नहीं, ये सब हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, बट हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। ओके, ठीक है। तो अगर एक बंदा है, उसका वेट है 7, उसका मास है, कितना आदत हो गया ना हमें वेट को केजी में बोलने का। अगर उसका मास है 75 केजी, तो उसका वेट कितना होगा? 75 into 9.8, that is 735 न्यूटन। अच्छा, 1 केजी है अगर किसी का मास 1 केजी, तो फिर क्या हो जाएगा? 1 into 9.8, that is उसका वेट हो जाएगा 9.8 न्यूटन। समझ में आया? तो आप कभी भी अगर वेइंग मशीन पे खड़े होते तो आप एक्चुअल में क्या मेजर करते हैं? अपना मास। हम जब तराजू के, हम लोग किसी स्टोर पे जाते हैं, वहां पे तराजू होता है, तो वो भी क्या मेजर करता है एक्चुअल में? उसका मास, ना कि वेट। आई होप आपको मास और वेट के बीच का कंसेप्ट समझा होगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजेदार टॉपिक था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूज ऑफ ब्रेन। सभी लोग रेडी?
सही देते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ? अगर ये अर्थ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो क्या आपका वेट कांस्टेंट रहेगा? नहीं। अभी हमने डिस्कस किया था कि वेट इज नथिंग बट फोर्स एंड फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो भाई सभी जगह सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इस वजह से फोर्स चेंज होगा, और फोर्स चेंज हो रहा है इसलिए वेट भी चेंज होगा, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Suppose you are standing on a ladder if your distance from the center of the earth is 2r। मतलब ना कभी कभी मुझे सीरियसली लगता है कि मैथ्स एंड साइंस ना हमसे कुछ भी एज्यूम करा लेते हैं यार। एक बार तो मैं पढ़ा था क्लास में, उसमें क्वेश्चन था कि इन सपोज इन वन हैंड यू हैविंग 4 वाटरमेलन्स, 4 वाटरमेलन इन वन हैंड, तो भी बच्चे मान ले, चलो सर बोलते तो मान ले। एंड द सेकंड सेंटेंस वाज, एंड सपोज यू हैविंग 5 वाटरमेलन इन अदर हैंड, then what you are having? तब ना बच्चे ने फ्रस्ट्रेट होकर आंसर दिया, सर वी आर हैविंग बिग हैंड्स। अरे वो तो कुछ भी सपोज कर रहे हैं, बट ठीक है, मैथ्स साइंस से सपोज करने में ही मजा है, एक इमेजिनेशन का अलग ही मजा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या सपोज करेंगे? सपोज अर्थ है, अब हमको पता है कि सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना है? r, लेकिन यहाँ पर एक लैडर है, सीढ़ी है, और सीढ़ी का भी डिस्टेंस कितना है? r। मतलब कमाल नहीं हो गया? मतलब सेंटर से लेके अर्थ सरफेस का जितना डिस्टेंस है उतना ज्यादा लंबा एक सीढ़ी, और उसके ऊपर हम खड़े भी है। कमाल। तो मतलब आपका डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा? सी कैलकुलेट योर डिस्टेंस, दैट विल बी r plus r, that will become 2r. So you are standing on a ladder which is at a distance of 2r from the center of the earth. तो what will be your weight? तब आपका वेट क्या होगा? डिफिकल्ट है ना क्वेश्चन? ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही इजी है। हर चीज का आंसर आपको फॉर्मूले से मिल जाएगा। सी वेट इज व्हाट? फोर्स, एंड फोर्स इज व्हाट? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है एक्सेप्ट रेडियस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इंस्टेड ऑफ r, वी आर गोइंग टू राइट कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r स्क्वायर। व्हाई आई एम राइटिंग 2r? बिकॉज़ अब जो डिस्टेंस है वो डबल है। ओके, सो इफ यू आर स्प्लिटिंग दिस स्क्वायर, व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर। तो मतलब ये सब तो सेम ही है पूरा, सिर्फ डिफरेंस क्या है? 4 का। मतलब आपका जो वेट डबल डिस्टेंस पे होगा, दैट विल बी व्हाट? वेट ऑन अर्थ अपॉन 4। आपका जो अर्थ पे वेट है उससे 4 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब अगर रेडियस डबल होगा तो वेट 4 टाइम्स कम हो जाएगा। बहुत ही इजी था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। मतलब सपोज फॉर एन एग्जांपल आपका वेट 80 kg है ऑन अर्थ, सो व्हाट विल बी योर वेट when the distance is 2r? That is 80 divided by 4, so 4 1s are 4 2s, your weight will be 20 what 20 what 20 what now you decide and tell me 20 newton or kg। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि अगर रेडियस डबल हो रहा है तो वेट 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं और क्या दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में। Do you know gravitational waves? तो वेव्स सुनते ही ना एक चीज आता है दिमाग में। अगर बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, कोई तालाब नदी आपके घर के आसपास हो, ऐसे तो बड़े सावधान रहिए, बहुत रिस्की होता है वहां पर। या फिर बारिश में कोई पॉन्ड टाइप बन जाता हो, छोटा सा पानी जमा हो जाता है, तो आपने ऐसा देखा होगा कि हम लोग छोटे छोटे पत्थर को ऐसे क्या बोलते हैं उसको, चिप्पी शायद आई गेस बोलते हैं, तो उसको जब हम ऐसे फेंकते तो वो बाउंस होते हुए जाता है। बहुत मजा आता है। वी यूज्ड टू काउंट कि सबसे ज्यादा बाउंस किसका हुआ। तो जब भी वो वाटर सरफेस पे एक बार बाउंस होता है तो इट क्रिएट वेव्स बन जाते हैं, वेव्स है ना। या फिर आप लोग लाइक थ्रेड होता है, रस्सी होता है या वायर होता है, तो वायर को हम ऐसे करते हैं, जब उसको मूव करते हैं तो भी एक वेव्स बनता है। तो वेव्स के बारे में तो हमें पता ना, व्हाट इज ग्रेविटेशनल वेव्स, यू नो। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं लाइट जो होता है, जो लाइट होता है इट इज आल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड नॉट ओनली लाइट बट एक्स-रे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो सन से आ रहा है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेडियो वेव्स, these are also what electromagnetic waves, these are also one kind of waves। लेकिन हम लोग किसमें इंटरेस्टेड है? ग्रेविटेशन के अंदर। तो ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, इनसे काफी अलग होता है, बहुत ही अलग है, अद्भुत है। they have been called as the wave on the fabric of space time। now what is fabric of space time? see अब तक हम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि जो हमारा स्पेस है ना वो फ्लैट है, लेकिन ऐसा है नहीं।
आइंस्टाइन जी ने इसको प्रूव किया था। जो हमारा एक्चुअली में जो हमारा ये है ना स्पेस, वो ऐसा थोड़ा सा ओवल है। मतलब एग्जांपल ले सकते हैं, आप क्या करो कि कोई खाली बर्तन ले लीजिए, लाइक डब्बा है और आपके पास बकेट होगा, बकेट के ऊपर ऐसे कपड़ा आपको बांधना है टाइट और बीच में कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखना है, तो कैसा एक शेप बन जाएगा, दैट फ्लैट सरफेस विल गो इनसाइड लिटिल, थोड़ा सा अंदर चले जाएगा और एक ओवल ऐसा बन जाएगा, केव टाइप बन जाएगा। ऐसा ही कुछ शेप हमारे इसका स्पेस का है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सन इज इन द मिडल एंड ऑल अदर लाइक ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी और प्लैनेट्स आर रोटेटिंग अराउंड इट। ओके, तो उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, क्योंकि उसमें इस वेव्स बनते हैं। आगे देखने वाले हम लोग और क्या दिया है, आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड देयर एक्जिस्टेंस इन 1916। 1916 में उन्होंने इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया। कमाल है ना, मतलब 1916, आज से 104 इयर्स बैक उन्होंने इस चीज को बता दिया था दुनिया को, और आज हम लोग इसको समझ गए कितने पीछे हम लोग आइंस्टाइन जी से। ओके, दिस वेव्स आर वेरी वीक एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। ये बहुत ही वीक है, बहुत नाजुक वेव्स होते हैं और इनको डिटेक्ट करना भी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है जैसे बोलते हैं ना रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। तो बहुत डिफिकल्ट है कि हर चीज इंसान और साइंस इतना आगे बढ़ गया, हम लोग हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिया गया एक इंस्ट्रूमेंट जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, दैट इज व्हाट LIGO। LIGO इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। नाम से ही लगता है ना, मतलब कोई तो एक धुआंधार मशीन, एकदम कमाल की मशीन होगी। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, is the prominent instrument to use to detect the gravitational waves। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। ओके, तो बहुत ही अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपको बुक में बहुत शॉर्ट सा दिया हुआ है, तो हमने कोशिश की कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, क्या होता है, कौन सी मशीन होती है, किसने इसके बारे में फाइंड आउट किया, आइंस्टाइन जी ने फाइंड आउट किया 1916 में। और इतना ही नहीं, हमारे इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस चीज में। सो we should be always proud of our Indian scientists, doctors, police officers and everyone, because they are making us proud everywhere in every field. And grand salute to our soldiers. See, soldiers, I think they are above all this, all them. Doctor, teacher, engineer, सबसे ऊपर soldiers है, ऐसा मेरा personal view है। Because see, अगर वो हमें protect ही ना करे तो मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। जैसे जब हमारे देश में ब्रिटिश लोग का राज था, ब्रिटिश वर रूलिंग आवर कंट्री, तो बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट भी होंगे हमारे देश में, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए होंगे बिकॉज दे डिडंट गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। तो आज हम सब सेफ हैं यहाँ पर, हम लोग बैठे हुए अपने घर पे, सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर सोल्जर्स, है ना। सिर्फ बहुत सारे लोग हैं बैकग्राउंड में काम करने वाले एक्सेप्ट, लेकिन सोल्जर्स लाइक सीरियस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है, फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जैसा कि उसका नाम है, मेरे पास एक कीज का बंच है, की का बंच है, एंड ये गिर नहीं रहा है नीचे। ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, मतलब हम तो ऐसा बोल ही नहीं सकते ना कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो ये गिरता ही नहीं, मतलब अभी क्यों नहीं गिर रहा है, अभी भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट द ओनली थिंग इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फाइटिंग विद दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को रोक रहा हूं, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक फोर्स इसके ऊपर लगाया हुआ है जिसकी वजह से की यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन जैसे वो फोर्स मैं हटा लेता हूँ तो ये की गिर जाता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धरती पे गिर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। द वर्ड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज ओनली। If any object is falling on the earth only because of gravity, then that we can say that the object is in free fall। देखिए क्या है, क्या दिया है फ्री फॉल का। सपोज हाथ है, सबके पास होता है हाथ है, हाथ के ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, स्टोन है। देखिए ये स्टोन अभी नीचे नहीं गिर रहा है, ये स्टोन अभी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि हमने एक फोर्स लगाया है उसको रोकने के लिए, ठीक है। बट क्या होगा अगर मैं हाथ हटा दूं तो ये स्टोन नीचे गिर जाएगा, and then stone will fall on the ground only because of gravity। And then we can say that whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone means और कोई फोर्स उसके ऊपर लगना नहीं चाहिए, only the force of gravity should be acted on that object, it is said to be falling free। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, alone मतलब और कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा एक्सेप्ट ग्रेविटी, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। ऐसा होता है, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। थर्ड, द रिलीज स्टोन इज इन फ्री फॉल। इसका मतलब जो स्टोन जमीन पे गिरा दैट वाज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब वो फ्री फॉल में था।
Okay, in free fall, the initial velocity of an object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity on the earth. सीरियसली देखिए ना, अभी अभी जब मैंने इसको यहाँ पे रखा है, जैसे मैंने हाथ उठाया कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए तो ये यहाँ पे रुका था, उसके बाद वो नीचे गया। मतलब हमेशा जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, हमेशा स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। और स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। गेटिंग फ्री फॉल के लिए आएगा, फ्री फॉल के लिए हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगा या रिड्यूस होगा। सोचिए, ऑब्जेक्ट है, अर्थ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए पोजीशन पे, तब स्पीड ज्यादा होगा या बी पोजीशन पे तब स्पीड ज्यादा होगा। मुझे बताना है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें नहीं जा रहा क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि स्पीड कहां पर ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट जब पोजीशन ए पे होगा तब ज्यादा होगा, या ऑब्जेक्ट जब पोजीशन बी पे होगा तब ज्यादा होगा। यहाँ पे वैसे क्लियर कट मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बिकॉज वो सेंटर ऑफ द अर्थ के क्लोज जा रहा है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू अर्थ अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बियॉन्ड फोर्स आल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या है ये, अब ये देख क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब एक बॉटल को अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो यहाँ पे तो एयर मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देयर, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द बॉटल। उन लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स वाटर बॉटल को। इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटी के अलावा और भी फोर्सेस लग रहे हैं, नॉट ओनली फ्रिक्शनल फोर्स बट आल्सो बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स का सिंपल एग्जांपल है, हम कोई चीज पानी में फेंकते हैं तो पानी उसको वापस ऊपर लेके आता है, दैट इज व्हाट बियॉन्ड फोर्स, एक सिंपल एग्जांपल। तो ऐसे बियॉन्ड फोर्स इस बॉटल के ऊपर लग रहा है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मॉलिक्यूल्स इसके साथ टकरा रहे, फ्रिक्शन हो रहा है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दिस एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे अर्थ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम लोग किसी चीज को फ्री फॉल में गिरा सके। व्हाई, बिकॉज फ्री फॉल का मतलब क्या है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही लगनी चाहिए थी, एक फोर्स, बट यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, बियॉन्ड फोर्स भी लग रहा है। इट मींस द ऑब्जेक्ट इज नॉट अंडर फ्री फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मतलब कहीं भी नहीं हो सकता फ्री फॉल, हो सकता है, हो सकता है कहाँ हो सकता है, जहां पे वैक्यूम हो। वैक्यूम मतलब वहां पे कोई और फोर्स ना, जिसका वीडियो लिंक हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बहुत बड़े वैक्यूम चेंबर में, जहां पे एक फीदर को और एक मेटल बॉल को साथ में रिलीज किया गया था। अब वहां पर क्योंकि कोई और फोर्स ही नहीं था, तो दोनों फीदर और एक मेटल का बॉल, एक लोखंड का बहुत बड़ा बॉल और एक फीदर पंख, दोनों साथ में गिरे, बिकॉज दे वर ऑन द सेम हाइट। गेटिंग, तो ये चीज वहीं पे पॉसिबल है जहां पे वैक्यूम हो, मतलब फ्री फॉल वहीं पॉसिबल है जहां वैक्यूम हो, हमारे अर्थ सरफेस पे फिलहाल पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट, फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ओके, देखते हैं फ्री फॉल को हम लोग डिराइव कैसे कर सकते हैं। उसके अगर मुझे कुछ इक्वेशंस फाइंड आउट करने फ्री फॉल से रिलेटेड, तो वो हम कैसे करें। फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी इज u equal to 0 and acceleration a is what g. Why I am taking acceleration a is g, क्योंकि यहाँ पे जो भी acceleration है that is only because of what, gravity। तो यहाँ पे g इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि the acceleration is only because of gravity, इसलिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे g से, ठीक है। फर्स्ट वी कैन राइट द इक्वेशंस एज, अभी तीन इक्वेशन न्यूटन जी ने ऑलरेडी हमको दिया हुआ है मोशंस के ऊपर, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। क्या है वो इक्वेशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as, where u is initial velocity, v is final velocity, s is what, displacement, a is what, acceleration, speed, and t is what, time। लेकिन क्या ये फॉर्मूला एज इट इज यूज होने वाला है फ्री फॉल में ना, बिल्कुल नहीं। दो चीज हमको चेंज करनी है बच्चों, क्योंकि फ्री फॉल में जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो स्टार्टिंग में हमेशा वो स्टेबल होगा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, और वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो। वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब इस इक्वेशन में वी कैन मेक सम चेंजेस। कैसे चेंज कर सकते हैं, सी द फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus 80 दिया है, करेक्ट है। तो u plus 80 की जगह पे आके राइट u के जगह 0 की इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, प्लस a के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्सेलरेशन है। बट हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है, हमारे जो स्पीड आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है उसमें जो स्पीड आ रही है दैट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ व्हाट, ग्रेविटी। तो हम लोग a के जगह पे लिखेंगे g and t। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया v is equal to gt। रेडी, this can be used only in the case of free fall। सेकंड का है फटाफट, डिस्प्लेसमेंट का क्या दिया, s is equal to ut plus half at square,
ठीक है। आगे u की जगह पे क्या आएगा 0 into t plus हाफ, a की जगह पे we will write g t square। तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, any number multiplied by 0 is not 0, so we will get half g t square। तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं फटाफट, v square is equal to u square plus 2as। यहां पे क्या कर सकते हैं, अगेन u की जगह पे we'll put 0, 0 का स्क्वायर इज नॉट 0, प्लस 2 into a की जगह पे we will write gs, so it will be like 2gs। so v square is equal to 2gs is the third equation which we can use when the object is in फ्री फॉल। तो मतलब कमाल के हमारे इक्वेशंस भी इजी हो गए, छोटे हो गए। आपको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं फ्री फॉल के ऊपर, तो आप ये यूज कर सकते हैं। मतलब फ्री फॉल के लिए हम लोग के लिए तीन इक्वेशंस हमको मिले, दैट इज v इक्वल टू gt, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बहुत ही इजी। ये तीन इक्वेशंस आपको कब यूज करने हैं, जब आपका क्वेश्चन फ्री फॉल से रिलेटेड होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें जो हमको ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज, अगर आप कोई चीज को ऊपर फेंक रहे हो, अगले जितने एग्जांपल हमने देखे थे वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हो। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस विल बी g। आपका जो एक्सेलरेशन है वो अलग होगा, वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ से दूर जा रहे हैं। सो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो आपको g को हर जगह क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, दैट्स इट। और क्यों नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम लोग टुवर्ड द सेंटर नहीं आ रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी देखिए, जो मून है, जो सैटेलाइट्स है, वो गोल गोल घूम रहे हैं। अब वो कैसे घूम रहे, दैट इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से घूम रहे हैं। और जो चीज सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से घूम रही है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉल। तो वी कैन से दैट दे आर अंडर फ्री फॉल। मतलब मून, सैटेलाइट, ये सब कौन से स्टेट में, फ्री फॉल के स्टेट में है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे तो बड़ा मजा आया। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। और अगर आपको मजा आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको टॉपिक समझा, मजा आया या आपको कुछ अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्यूज अच्छे खासे, सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड वन मोर थिंग, बायकॉट करना है हमें चाइना प्रोडक्ट को, चाइनीज ऐप को, चाइनीज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब कुछ। चाइना नाम को ही हमें हमारे दिमाग से हटाना है, इतनी कोशिश हमने करनी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे परिवार को छोटा यूट्यूब पर, लेकिन अगर 4 लोगों ने भी चाइना के खिलाफ ये जो जंग हमारे देश में चल रही है, इसमें हमारा सपोर्ट किया, तो वी विल फील ब्लेस्ड। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से सपोर्ट करिए, चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करिए। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।